बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आखिरी रोज़ा है और ये हम क्लिप अफ्तारी से पहले रिकॉर्ड करें, लेकिन आपको ये अफ्तारी के बाद ही नज़र आएगा। तो एक तो आप सबको चांद रात मुबारक, एडवांस ईद मुबारक हमारी तरफ से। लेकिन क्योंकि आखिरी रोज़ा है तो एक चीज़ है जो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि रमज़ान के दौरान इंसान को अपनी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियों पे फ़ोकस करना चाहिए और उनका कोई ना कोई ज़ाला भुगतना चाहिए। कुछ अर्से पहले हमने एक स्टोरी की थी जहाँ पे हमने नदीम नानीवाला के बारे में कुछ बातें की थी उनके वालिद से रिलेटेड। ये बातें अब हमें पता चला कि फैक्चुअली कंप्लीटली इनएक्यूरेट हैं। मेरी नदीम नानीवाला से फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो मैं क्योंकि पब्लिकली उनके वालिद साहब पे ये बातें की थी, तो मैं पब्लिकली माज़रत चाहता हूँ। मैं माज़रत करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी बात की थी जो फैक्चुअली इनएक्यूरेट थी उस वक़्त। उस केस की रियलिटी एक्चुअली कुछ और थी, जो उनके वालिद साहब का पोर्शन है। बाकी सारी चीज़ें सच थी। सिर्फ वो पोर्शन था। तो मैं समझता हूँ कि हमें रमज़ान में रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमने क्या गलत किया, ताकि हम उसके बाद उस चीज़ को लेके चलें। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में ये बात करना चाहता था क्योंकि रिटेंशन सबसे ज़्यादा स्टार्ट में होती है, तो ये चीज़ मिस ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसके लिए माफ़ करें जो मुझसे मिस रिपोर्टिंग हुई थी, और अगर जिन लोगों के मैंने दिल को दुःख पहुँचाया था, अगर वो माफ़ करें तो उनकी भी नवाज़िश होगी। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। ईरान ने वो कर दिखाया है जो कभी हो नहीं सकता था। एक मैथमेटिक्स में बताई जाती थी कि 16 जमा 16 32 जमा 3 35। तो 35 तो बढ़ गया क्योंकि F-35 को सक्सेसफुली ट्रैक किया, लॉक किया, अटैक किया, डैमेज किया, फोर्स लैंड करवाया। ये सब कुछ सेंटकॉम यानी अमेरिका मान चुका है। यानी कि 24 घंटे पहले ट्रंप कहते हैं कि ईरान की तो हमने सब कुछ तबाह कर दिया, तबाह हो चुका है, वो गिव अप कर चुके हैं, 10 टाइम्स तबाह कर चुके हैं हमने। और F-35 जो $2 ट्रिलियन का 20 साल का प्रोजेक्ट है, दुनिया का वो स्टेल्थ फाइटर जिसको माना जाता है कि इसका मुकाबला ही कोई नहीं है, उसको ईरान ने लिटरली बच्चे की तरह लॉक करके मारा है। सन 2025 में जब 12 दिन की जंग चली थी तो ईरान ने इसको लॉक किया था और दुनिया को बताया था कि हमने लॉक किया। दुनिया हंसती थी कि हमने लॉक नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ। अब उन्होंने करके दिखा दिया और ये 20वें दिन है जंग का। यानी कि आपने ईरान की सारी कश्तियां जला दी हैं, सारे जहाज फाड़ दिए हैं, सारी मिसाइल्स ख़त्म हो गई हैं, तो ये कर सकते हैं। क्लियरली एक ओवर एस्टिमेशन थी अमेरिका की मिलिट्री एबिलिटी की, क्लियरली एक अंडर एस्टिमेशन थी दुनिया की मिलिट्री एबिलिटी की। जो पाकिस्तान J-35 ले रहा है, अब इंडिया और भी कांपे टांग रही है जी। रियलिटी ये है कि वो मुल्क जो ईरान है, जो पाकिस्तान है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर, घटिया, ठीक है, पैसे ही कोई नहीं, जिनकी पॉपुलेशन में लड़ाई झगड़े फसादात, वो जब जंग का मामला आता है तो ईंट से ईंट बजा देते हैं। आप मूवियाँ बनाते रह जाते हैं, गाने बनाते रह जाते हैं, लेकिन आपके जहाज़ जो हैं वो सेफ़ नहीं है। ये पाकिस्तान और ईरान ने फैसला कर दिया कि जहाज़ दुनिया के हमने छोड़ने नहीं है, जो आएगा उसको तुनेंगे। तो रियलिटी ये है कि वॉर की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की एक पूरी तकरीर अब मंजर आम पे आई है, जहाँ पे उन्होंने कई बयानात किए हैं, कुछ आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा है कि जी रेवोल्यूशंस जो होती हैं वो सिर्फ हवा से नहीं आती, यानी उन्होंने कहा ग्राउंड ट्रूप्स रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसने कहा हवा से बड़ा कुछ हो सकता है लेकिन रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं आती। साथ साथ उन्होंने एक हिस्टोरियन को कोट किया जिससे वो अग्री करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, मैं उससे एग्री करता हूँ कि दुनिया के अंदर आप सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अमन पसंद असूलों के साथ नहीं चल सकते, आपको चंगेज़ खान वाले असूल पे चलना पड़ता है। यानी कि लिटरली वो बंदा क्या सिग्नल कर रहा है कि जनाब ये मोरालिटी शैलिटी कुछ नहीं होती, बंदे तोड़ के रखो। असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया से उठा लिए थे और उन्होंने अभी दोबारा आना है इस्लाम का ही पैगाम पूरा करने के लिए। और इस्लाम के मंतक के अंदर अमन और जंग साथ साथ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अगर अमन कायम करना है तो जंग की तैयारी अपनी रखो, क्योंकि इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है, वो सारे जवाब दे देता है। लेकिन क्योंकि गोरों ने अनाउज़ुबिल्लाह गॉड के कॉन्सेप्ट को मार दिए, तो लिहाजा वो इंसान के बनाए हुए फ़लसफ़ों पर चलते हैं। चंगेज़ खान उनका हीरो बन गया कि जनाब उसको फॉलो करना चाहिए। वैसे इंटरेस्टिंगली इनफ एक ऑस्ट्रियन पेंटर था, उसका भी फ़लसफ़ा यही था कि पावर इज़ पावर, कि जो आपको कम्युनिटी में पसंद नहीं आता उनको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करके उन पे जुल्म और बर्बरियत करो, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप से फेंक दो। तो कितनी इत्तेफाक की अजीब सी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उसके आबाओ अजदाद जो हिटलर की आमरीत से भागे थे, आज अपनी आमरीत कायम करके बैठे हुए इसराइल के ऊपर, जहाँ पे वो लोगों को डेवस्टेटिंग लॉसेस पहुँचा रहे हैं। आज जंग के 20-21 दिनों के बाद ईरान में 1400 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। लबनान में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। यूएसए और इसराइल के अंदर
बकौल यूएस आर्मी के जी 13 लोग जहन्नम चले गए उनके, और इसराइल के 18 से 24 लोग जहन्नम चले गए। बोथ अमेरिका और इसराइल इस वक्त रिपोर्टिंग नहीं होने दे रहा। इसराइल तो अब लेबनान में रिपोर्टर्स को टारगेट भी कर रहा है। आरटी के रिपोर्टर पे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, उससे वीडियो फुटेज दुनिया भर में चला दी, ह्यूमन क्राई रेज हो गया, लेकिन ज़ाहिर है किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, सहाफ़ी मरता है तो मरे। जितने सहाफ़ी इसराइल ने गज़ा के जेनोसाइड के दौरान मारे हैं उतने पूरे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं मरे थे, जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल की जंगें थी। फिर ये मौज़ब फाते हैं, आपको पता है ये तो बड़े असूल पसंद होते हैं। इंटरेस्टली इनफ अमेरिका ने सारी पोजीशन देखते हुए तकरीबन 4000 एडिशनल फोर्सेस अपनी मूव कर दिए हैं बहरी जहाज़ों के अंदर टूवर्ड्स यूएसएस ट्रिपोली, क्योंकि उनको अब नज़र आ रहा है कि वो ईरान को डिफीट नहीं कर पा रहे, बल्कि अब उल्टा ईरान डैमेज कॉज कर रहा है। सिर्फ अगर हम कतर की लिक्विफिकेशन की कैपेसिटी की बात करें तो ईरान ने 17% रिड्यूस कर दी, यानी कि जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी 17% रिड्यूस कर दी ईरान ने, यानी कि $21 बिलियन का नुकसान सिर्फ कतर को हुआ है। अगर हम कुवैत की बात करें तो उनकी इस वक्त ऑयल रिफाइनरी को कम्प्लीटली तबाह किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल प्लान कर रहे हैं जो खर्ग आइलैंड था जिसको पहले बम्बों से मारा गया था, उसको किसी तरह अमेरिका ऑक्यूपाई कर ले। अगर खर्ग आइलैंड को वो ऑक्यूपाई करते हैं तो ये एक मेजर विक्ट्री होगी अमेरिका के लिए रीजन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ईरान की ऑयल की एक्सपोर्ट की फैसिलिटी को एक मेजर ब्लो होगा, यानी कि ये क्रिटिकल इशू बनता जा रहा है। इसी सारी मूव्स को देखते हुए ईरान ने दीमोना इलाका है इसराइल के अंदर जहाँ पे इसराइल का मेजर न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ मिसाइल फेंक दी है। यानी कि ईरान ने शो करा दिया कि आप हमारी ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे, हम दुनिया का तेल बंद करेंगे। आप हमारी नेचुरल गैस रिजर्व्स को मारेंगे, हम दुनिया का नेचुरल गैस बंद करेंगे। आप हमारी सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे, हम आपके मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मार देंगे। यानी कि वो आपके पत्थर का जवाब ईंट से दे रहे हैं, उनको अब कोई कंसर्न नहीं है। बीच में ईरान के अंदर आपने कई और लोग उनकी सीनियर लीडरशिप को शहीद कर दिए हैं, और विद एवरी परम्यूटेशन जितने आप लीडर शहीद कर रहे हैं उतना ही ईरान जंग में सर चढ़ के बोल रहा है। अब तो अमेरिका के अंदर भी साफ पैनिक नज़र आ रहा है उनकी सिविलियन सोसाइटी में। जो कैंट जिसने इस्तीफ़ा दिया था, जो काउंटर टेररिज्म का हेड था ट्रंप का, उसने जब आके टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया, जो उसने इंकशाफात किए वो भी हैरान कौन है। उसने कहा कि हमारा कोई प्लान ही नहीं था, हमारी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी जंग में जाने के लिए, हमारे पास कोई थ्रेट मौजूद नहीं थी ईरान से। इसी सब के बीच में आपने देखा कि तुलसी गैबर्ट जो एक और हिंदुत्वा की टाउट हैं, उन्होंने आया कहते हैं जनाब पाकिस्तान और 3-4 और मुल्क के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती हैं। तो पाकिस्तान ने आज तक इसराइल वाला कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान ने कोई टेरिटरीज ऑक्यूपाई नहीं की हुई, ईरान ने कोई टेरिटरीज ऑक्यूपाई नहीं की हुई। ये सारी मिसाइल्स रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ज़ाहिर बात है अगर इंडिया के पास 7000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है तो पाकिस्तान के पास भी होनी चाहिए फॉर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इनफैक्ट पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ही इसलिए था क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। यानी पाकिस्तान तो लिटरली रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा होता है। आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ समझ भी आ जाएगी। ईरान के अंदर 32 लाख लोग इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं, यानी अपने घरों के अंदर नहीं है, और लबनान में 8,30,000 से ज़्यादा लोग हैं। 40 से 45 लाख लोग ऐसे हैं जो ईद अपने घरों में नहीं करेंगे। और इस सब के अंदर बड़ी खामोशी से सलमान साहब, लबनान में ये हो रहा है, ईरान में ये हो रहा है, तो मस्जिद अल अक्सा के अंदर ईद की नमाज के ऊपर शेल मारे गए हैं, लाइव फायर मारे गए, और डेकेड्स के बाद वहाँ पे ईद की नमाज नहीं की गई। उसका क्या रिलेशन है किसी चीज़ से? अब यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया को लग पता गया। अब स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं कतर की कि जनाब ईरान को बस कर देना चाहिए। क्यों? आपके पैसों का मसला वो तो बस कर दें। जब फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे तब तो आप ट्रंप के साथ $800 बिलियन की डीलें बना रहे थे, हैं जी। जब फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, सीरिया में मुसलमान शहीद हो रहे थे, दुनिया भर में मुसलमान भूख नाक से मर रहे थे, तो मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को होस्ट कर रहे थे खानों पे। जब दुनिया के बच्चे शहीद हो रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को हम पीस प्राइज़ देंगे। जब दुनिया के मुसलमान शहीद हो रहे थे तो लोग यहाँ पे बैठ के पीटीआई के दावतें देते थे, ख्वाहिशमंद होते थे कि ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए। ट्रंप, हिलरी क्लिंटन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, अमेरिका दुश्मन है। ये बात आपको समझ आ जाए तो आपके लिए बेहतर। वॉर ऑन टेरर में हमने गलती की, अमेरिकन एनजीओ की फंडिंग यहां पे आके हमने गलती की, आज को हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी वही बातें कर रहे हैं जो हम 2-2.5 साल पहले करते थे, जो डॉक्टर असरार 90s में करते थे। उसकी वजह ये है कि कुछ, और ये कोई फ़ख्र से हम बात नहीं करते,
हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि जो हमारी ये थॉट्स हैं ये सच हो। फियर्स होते हैं ना इंसान के, यार दुनिया में ये और ऐसे ये ना हो जाए, खौफनाक है। पूरे फ़लस्तीन से लेके पाकिस्तान तक टोटल केओस, यूरोप के अंदर केओस, साउथ ईस्ट चाइना सी में केओस क्रिएट हो गया। आप इंडिया को देख लें, 1.5 बिलियन लोग हैं। उन 1.5 बिलियन में से मेजॉरिटी लोग एक फियर में एग्जिस्ट करते हैं कि कभी भी मुसलमान हमला कर दें, कभी भी मुसलमान हमला कर दें, क्योंकि नफ्सियात के लिए अच्छा नहीं है। वो ये बदला लोकल मुसलमानों से निकालते हैं। ये फियर है, और इसी फियर में धुरंधर 1 और 2 बनी है। ठीक है, रिडिकुलस मूवीज, एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी शूट हुई हुई है, सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी शूट हुई हुई है, स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एब्सोल्यूट बुलशिट, अटर गार्बेज। और बहसीत पाकिस्तानी मुझे ये कहना होता है कि मुझे फ़ख्र है इस बात के कि हमारी फ़ौज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे पूरी की पूरी 1.5 बिलियन इंडियंस के दिमागों में रेंट फ्री रहते हैं। हमें कुछ करना ही नहीं होता। मतलब कि जितनी गुड्डी इंडियंस ने आईएसआई की चढ़ाई है ना, आईएसआई घर बैठे सोचता है इतना तो नहीं मैं काबिल, लेकिन चल कोई नहीं यार, चास आ गई है। मतलब कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि जब आप एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे होते हो तो अल्लाह सा कोई ना कोई रिजल्ट बेहतर निकालता आपके मुखालफिन के लिए। अब इस ईद के ऊपर व्हाट इज़ देयर टू सेलिब्रेट? एब्सोल्युटली नथिंग। उम्मत अपने लोएस्ट पोजीशन पे, जहाँ पे हर कौम के लीडर और अवाम के दरमियान गैप है, वो सेम पेज पे नहीं है। लीडरान आपस में सेम पेज में नहीं है, और दुनिया की ताकतें हमारे पे चढ़ दौड़ी हैं। आप इसको एंड ऑफ टाइम्स के पर्सपेक्टिव से छोड़ दें। मैं कहता हूँ कि जी एंड ऑफ टाइम्स आज से 10,000 साल दूर है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा ना। तो हमें नेशन स्टेट से आगे बढ़ के देखना है। नेशन स्टेट का मजाक तब तक ठीक है जब तक इंडिया से बात हो रही है, लेकिन जब हम मुसलमान मुल्कों से बात करें, नेशन स्टेट नहीं है, वो हमारे ही कबीले हैं, मुसलमान है ना भाई। तो कोशिश कीजिए कि इस ईद पे राधा दैन के खाने पाड़े शुगर लगाएं, हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन टाइम लें, आपस में बात करें उम्मत में क्या हो रहा है, एक दूसरे को बताएं, अपने बच्चों को आगाह करें। हमारे बच्चों में से ख्वाहिश ख़त्म हो गई है किसी ग्रैंड विजन की। हमारे बच्चे गुलाम हम पैदा करते हैं। बेटा अमेरिका नौकरी कर लेना, पासपोर्ट लेना, जिंदा भागो जी पाकिस्तान से, नहीं, यहाँ पे शहीद हो। क्यों? यहाँ पे शहीद इसलिए हो क्योंकि आपका खून इतना सस्ता नहीं है कि आपको यहाँ से भेज दिया जाए अमेरिका में, यूरोप के अंदर, वहाँ पे दज्जाल के सिस्टम की गुलामी करने के लिए। तो शेर की ज़िंदगी कैद की ज़िंदगी से बहुत बेहतर होती है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करते हैं। ईरान के लिए दुआ कीजिएगा, ईरान की ताकत के लिए दुआ कीजिएगा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं, और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया।